लेसन नंबर 36 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 36 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इस चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पढ़ना है। डिफरेंट कल्चर का स्टाफ होता है, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहा होता है, और वो किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट भी कर सकता है, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी। और सेट ऑफ माइंड्स या फिर कलेक्शन ऑफ माइंड, पूल ऑफ माइंड आपके पास होता है जब डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट स्किल्स होती हैं। एनी हाउ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसकी डेफिनेशन दिस सेट ऑफ शेयर्ड taken for granted implicit assumptions that a group holds। कि एक शेयर्ड और इम्प्लिसिट assumptions हैं, आपके पास ऐसे ख्यालात हैं, आपकी अपनी सोचो विचार है जो एक ग्रुप वो सोच रखता है। एंड दैट डिटर्मिन्स, और उस सोच की बेस पर, और वो सोच एक्चुअली ये डिटर्मिन कर रही होती है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल एजम्पशंस हैं, या वो जो इंसान की अपनी एजम्पशंस हैं, वो किस तरह से परसीव होंगी, उसके बारे में कैसे सोचा जाएगा। एंड रिएक्ट्स टू इट्स वेरियस एनवायरनमेंट, और उसके और उस ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एनवायरनमेंट के साथ आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं या उसके फेवर में रिएक्ट कर रहे हैं। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरह का है, दैट इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म। Organizational culture is concerned with how employees perceive its characteristics, not if they like them। कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि जो सीनियर है उसको उसका अलग ऑफिसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। जो जूनियर है उनके अलग ऑफिस हैं। वो सीनियर के रूम में जाएगा तो वहां पर परमिशन लेकर रूम में इंटर होगा, ठीक है, ऑफिस में, सॉरी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना हुआ है जिसको तमाम एम्प्लॉयज ने फॉलो करना ही करना है, ठीक है। So these are some of the characteristics which the employees perceive and have to follow strictly। Research on organization culture has sought to measure how employees see their organization, job satisfaction, seek to measure effective responses to the work environment। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज डिस्क्रिप्टिव, ये एमसीक्यू के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये डिस्क्रिप्टिव है, जबकि जॉब सेटिस्फेक्शन इवेलुएटिव होती है, आप इवेलुएट करते हैं जॉब को, जबकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आप डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस की फॉर्म में आप इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, जबकि सेटिस्फेक्शन मेजर की जाती है, इवेलुएट की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डेफिनेशन रिपीट की है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज, ये वो वैल्यूज या नॉर्म्स या वो रसूमात या वो, हम यूँ कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं या वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, जो कि तमाम एम्प्लॉयज को फॉलो करनी पड़ती हैं। ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड दैट हेल्प पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड विच एक्शंस आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एंड विच आर कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल। कौन से एक्शन जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में वो वैल्यूज हैं जो कि एम्प्लॉयज को ये रियलाइज करवाती हैं कि कौन से एक्शंस हैं वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए और कौन से एक्शन है जो अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो। वैल्यूज आर ऑफन कम्युनिकेटेड थ्रू स्टोरीज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स, और जो वैल्यूज हैं उनको डिफरेंट सिंबल से, डिफरेंट स्टोरीज से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में हम एक रेड सर्कल लगाकर ऊपर लाइन लगा दें, और फिर ये एक इंडिकेशन होगी कि यहाँ पर कुछ खतरा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर हो सकता है कोई गैस सिलेंडर्स पड़े हों, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो, कि वहां पर कोई गैस सिलेंडर है, वहां पर वो खतरे वाली जगह है, तो अब ये सिंबल यूज किया है वहां के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए, वहां के ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए। या जिस तरह मोनोलॉग होते हैं, आर्मी का अगर कोई मोनोलॉग कहीं पर लगा हुआ है, वहां पर आर्मी का एरिया है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू को डिटरमिन कर रहा है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ दैट आर्मी इंस्टीट्यूट या आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। डू ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिफॉर्म कल्चर्स, क्या ऑर्गेनाइजेशन का सेम कल्चर होता है? जरूरी नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनका डिफरेंट कल्चर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है। देन स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर्स, स्ट्रॉन्ग कल्चर्स भी होते हैं, वीक कल्चर्स भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर अगर होंगे उसका वेरी हाई इफेक्ट होता है एम्प्लॉय के बिहेवियर पर,
और डायरेक्टली रिलेट करती हैं एम्प्लॉयज के साथ। अब एक स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा और एक अच्छा कल्चर होगा, पॉजिटिव कल्चर होगा, तो एम्प्लॉयज उससे सेटिस्फाइड होंगे। एम्प्लॉयज जो है जॉब नहीं छोड़ेंगे, उनका टर्नओवर रेट रिड्यूस होगा और एम्प्लॉय रिटेंशन इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयज रिटेन रहेंगे। अब स्ट्रॉन्ग कल्चर में कोहेसिवनेस होती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कोहेसिवनेस होगी, एम्प्लॉयज के दरमियान में इत्तेफाक होगा, लॉयल्टी होगी, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होगी एम्प्लॉयज में। व्हाट डू कल्चर्स डू? कल्चर क्या करते हैं, कल्चर के फंक्शंस क्या हैं? हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। आ, तब तक पहले हम ये बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर पढ़ लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर होगा, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। एक तो सोशल कंट्रोल होता है, वहां पर सोशली कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, सोशल ग्लू का लेवल होता का फैक्टर प्रेजेंट होता है, और एड्स सेंस मेकिंग। अब हम इनको डिटेल से यहाँ पर रीड आउट करते हैं। कल्चर के फंक्शन, इट हैज बाउंड्री डिफाइनिंग रोल। इसमें हर किसी की बाउंड्रीज डिफाइन हुई होती हैं, हर एम्प्लॉय की बाउंड्रीज, कि उसने किस लिमिट तक रहना है। इट क्रिएट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर। एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी ये डिस्टिंक्ट करती है। इट कन्वेज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। इससे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की पहचान वाजिया हो रही होती है। Culture facilitates commitment to something larger than one's individual self-interest. Culture एक कमिटमेंट को फैसिलिटेट कर रहा होता है, एम्प्लॉयज की कमिटमेंट को इनहांस करने की कोशिश करता है। और कल्चर इज द सोशल ग्लू। कल्चर एक सोशल ग्लू होती है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए। इट एनहांसेस सोशल सिस्टम एबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सोशल सिस्टम एबिलिटी, स्टेबिलिटी को एनहांस कर रही होती है। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, उतना ही उसका जो सोशल सिस्टम है, वहाँ का जो सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयज है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है। कल्चर एज कल्चर जो है एज अ सेंस मेकिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पर भी एक्ट करता है, कि जिसमें एम्प्लॉयज की पहचान वाजिया हो रही है और एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, प्रॉपर अथॉरिटी होती है और कल्चर को मेंटेन करने के लिए। द रोल ऑफ कल्चर इन इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय बिहेवियर अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। और ये और कल्चर का जो रोल है डे बाय डे इम्पोर्टेंस गेन करता है। Who receives a job offer to join the organization? Who is appraised as a higher performer, and who gets the promotion is strongly influenced by the organization fit। कि किसको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, किसकी प्रमोशन होनी चाहिए, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फिट को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में फिट है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉय है उसके लिए फिट है, सुटेबल है कि नहीं। कल्चर एज अ लायबिलिटी। कल्चर एक जिम्मेदारी के तौर पर भी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक किस्म की जिम्मेदारी भी होती है। वी आर ट्रीटिंग कल्चर इन नॉन जजमेंटल मैनर। अब हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वे से कल्चर को नहीं ट्रीट कर रहे होते, हम इसको बस आम सी चीज ले रहे होते हैं, हम इसको आम चीज समझते हैं, जबकि एक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कल्चर enhances organizational commitment and increases the consistency of employees behavior। कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को इनहांस करता है, अगर एक अच्छा कल्चर, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट होता है, अच्छा बिहेवियर होता है, उसमें पॉजिटिव चेंज आता है। और बट देयर आर पोटेंशियली डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। बट उसमें कुछ डिसफंक्शनल एस्पेक्ट भी होते हैं कल्चर के। अब बैरियर्स कौन कौन से हैं कल्चर को चेंज, बैरियर्स टू चेंज? व्हाट आर द बैरियर्स व्हिच कम्स इन द पाथ टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? अब कल्चर एक लाइबिलिटी है जिसमें शेयर्ड वैल्यूज आर नॉट इन एग्रीमेंट विद दोज दैट विल फर्दर द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, दैट विल फर्दर अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो अब ये एक शेयर्ड वैल्यूज, अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यूज नॉर्म्स को प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं तो सब एम्प्लॉयज के लिए उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। अब कल्चर जो है वो हेल्प कर रहा होता है चैलेंजेस को कोप करने के लिए, चैलेंजेस को compete करने के लिए। दैट एग्जीक्यूटिव्स एट कंपनीज लाइक, अब ये एग्जांपल दे रहे हैं, जिस तरह मित्सुबिशी कंपनी है, जनरल मोटर्स, एथसम, कोडक के लोग, अब ये डिफरेंट कंपनीज हैं।
जो कि हिस्ट्री में बहुत फेमस समझी जाती थी। और इसमें से अब तो एक तो अभी भी ये फेमस समझी जाती हैं। इन अडेप्टिंग टू अप इन देयर इन्वायरमेंट, अब इनके भी इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अप्स एंड डाउन्स आए, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, फिर डाउन हुई। बट जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, इन्होंने उसको वैल्यू किया, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की पॉजिटिव कल्चर एस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो हाई हुई। बैरियर टू डाइवर्सिटी, अब स्ट्रॉन्ग कल्चर देयरफॉर कैन बी लाइबिलिटीज व्हेन, अब स्ट्रॉन्ग कल्चर कैसे लाइबिलिटीज हो सकती हैं, अगर वो इफेक्टिवली एलिमिनेट कर दें यूनिक स्ट्रेंथ्स को दैट डाइवर्स पीपल ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो एक्सट्रैक्ट करें कि यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयज में। डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयज होगी, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते होंगे, डिफरेंट टैलेंट्स होंगे उनके पास तो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में आप यूनिक स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, दिस स्पोर्ट इंस्टीट्यूशनल बायस और बिकम इनसेंसिटिव टू पीपल हु आर डिफरेंट, और ये एक इंस्टीट्यूशनल बायसनेस क्रिएट करती है। अगर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल होगी, तो जिसमें आप सबका स्किल्स या सबका टैलेंट सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन समटाइम्स हिंडर हो जाता है, कुछ लोग उसको शो नहीं कर पा रहे होते। तो दीज आर द बैरियर्स टू डाइवर्सिटी। बैरियर टू एक्विजिशन एंड मर्जर्स, मर्जर का मतलब है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस पार्टनरशिप कर लें, मिल जाएं, और फिर मिलकर किसी अपने गोल्स को अचीव करें, दिस इज मर्जरिंग। ठीक है, मर्जरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल एडवांटेजेस इसमें देखे जाते हैं, और प्रोडक्ट्स एनर्जी देखी जाती है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और फाइनेंशियल एडवांटेजेस ज्यादा से ज्यादा हो। हाउ एम्प्लॉयज लर्न कल्चर, अब एम्प्लॉयज कल्चर कैसे लर्न करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो कल्चर है, आप वो एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट वेज यूज करते हैं। स्टोरीज, डिफरेंट टाइप्स की स्टोरीज यूज कर सकते हैं, रिचुअल्स, वहाँ के जो रसूमात, या वहाँ पे जो फैशन है, या फिर वहाँ पर जो चीजें जिस तरह से चल रही हैं, आप उनको प्रेजेंट करके डिफरेंट वे से। रिचुअल्स क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, जिस तरह से आप एक वहाँ का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि जिसकी हाई परफॉर्मेंस होगी उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब ये एक रिपीटेटिव एक्टिविटी है। आफ्टर पीरियोडिक टाइम इंटरवल, जिस तरह से 3 मंथ के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाए, और जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी उसको रिवॉर्ड दिया जाए, फिर 3 मंथ के बाद फिर से रिपीट हो, तो ये आप एक कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना हुआ है। इस तरह के अगर एक्टिविटी हो रही है, हम इसको कहते हैं रिचुअल्स, रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं दैट एक्सप्रेस एंड reinforce द की वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच पीपल आर इंपॉर्टेंट, कौन से गोल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से लोग इंपॉर्टेंट है, और क्या एक्सपेंडेबल है। College faculty members undergo a lengthy ritual in their request for permanent employment tenure. कॉलेज फैकल्टी मेंबर्स में भी ये इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। मटेरियल सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टू प्रेजेंट और टू शो और टू एक्सप्रेस, टू प्रिडिक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अच्छा, मटेरियल सिंबल्स में द लेआउट ऑफ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, द टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल, अब जिस तरह आर्मी की गाड़ियां, वो उसका कलर अलग से होता है, उसके ऊपर लोगो लगा होगा, अब उसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये उस इंस्टीट्यूट की गाड़ियां हैं। ठीक है, कॉलेज होते हैं, उनकी अपनी बसेस होती हैं, तो उसके ऊपर उसका लोगो लगा होगा। तो अब ये सिंबल्स यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को प्रेजेंट किया जा रहा है। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह सपोज अगर आप चाइना चले जाएं, चाइना में आपको पहले चाइनीज सीखनी पड़ती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप इन हो गए हैं, पहले आप लैंग्वेज सीखेंगे वहाँ की, उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फॉलो करेंगे, तब आप उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स यूज लैंग्वेज एज अ वे टू आइडेंटिफाई मेंबर्स ऑफ अ कल्चर और सब कल्चर। By learning this language, members attest to their acceptance of the culture. जब आप लैंग्वेज आपने लर्न कर ली, फिर आप एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, और उसमें आप एडजस्ट होकर अपना अपने परफॉर्मेंस को शो कर सकते हैं। देन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कंपोनेंट्स क्या हैं? 6 कंपोनेंट्स हैं, याद रखना है। रूटीन बिहेवियर्स, नॉर्म्स शेयर्ड बाय टीम्स, डोमिनेंट वैल्यूज,
guiding philosophy for policies towards employees and customers, rules of the game for getting along in the organization, and the last one is the climate of the organization. These are the components of organization culture. 6 components याद रखने हैं आपने. आप इसकी निमोनिक भी बना सकते हैं, R&D GTT. R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम इसको बोलते हैं. R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है R&D. आप फर्स्ट अल्फाबेट से याद करें, R&D GTT. देन डायमेंशंस ऑफ कल्चर. कल्चर की डायमेंशंस हैं यहाँ पर 15. अब इन 15 डायमेंशंस को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक रखी है यहाँ पर, आई पोस्ट. इसको थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स भी लग सकती है, एनीवेज आसान भी है आपके लिए. आई पोस्ट CDRRTT एंड PTM. जिस तरह पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ये PTM वो की है. आई पोस्ट एक वर्ड, दो वर्ड्स बन गए. आई पोस्ट CDRRTT एंड PTM. अब I innovation, people orientation, outcome orientation, S for stability, E for easygoingness, D for detail orientation, CD is for communication and decision making. RRTT is the rewards and risk taking. TT is training and team orientation and training and development. And PTM planning, teamwork, management practices. Last 3 words. तो ये आप जरूरी नहीं है सीक्वेंस में याद रखें, आप इस तरह से निमोनिक याद करके भी 15 डायमेंशंस ऑफ कल्चर याद कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की 15 डायमेंशंस आपने याद रखनी है. फंक्शंस कल्चर के फंक्शंस यहाँ पर आपको इसके नेम्स बताए हुए हैं, आप ये नेम्स डायरेक्ट याद कर सकते हैं. तो उसके बाद आप इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम्स हैं ये. नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की पहचान बताता है, उसकी पहचान को वाजिया करता है. एक कलेक्टिव कमिटमेंट होती है बिटवीन द एम्प्लॉयज. सोशल सिस्टम्स को स्टेबल रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में. और सेंस मेकिंग डिवाइस है ये. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इटसेल्फ एक सेंस बना रही होती है, आपको एक सेंस प्रोवाइड कर रही है कि वहाँ का एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल चीजें कौन सी हैं, आपने क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना. It supports organization business strategy, perceives acceptable ways for managers. It makes staffing decision. इसमें staffing decision को specify किया जाता है. It set performance criteria and nature of acceptable interpersonal relationships and selects appropriate management styles in organization culture. ये तमाम काम organization culture के होते हैं. Keeping culture alive. कल्चर को आपने जिंदा कैसे रखना होता है, सिलेक्शन से, टॉप मैनेजमेंट से और सोशलाइजेशन से. सिलेक्शन आपने ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट किए जो उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट, और आप उन कैंडिडेट्स को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. आप टाइम टू टाइम रिपीट करें ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उसका जो कल्चर है उसको आप बताएं, इन्फॉर्म करें वहाँ के एम्प्लॉयज को. टॉप मैनेजमेंट, सीनियर एग्जेक्टिव इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं कल्चर को मेंटेन रखने के लिए. और सोशलाइजेशन, द प्रोसेस दैट हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. के जो न्यू एम्प्लॉयज हायर हो रहे हैं, जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, वो उनको इसमें गाइड करें, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करें. डेवलपिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. आप अगर एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करना चाहते हैं तो आप ये तमाम चीजें, ये 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं. नंबर 1, आप सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट सेट करेंगे कि आपने फाइनल एम बताना है. आपको जो गेन करना है, गोल आपने सबसे पहले सेट कर लिया. जब गोल सेट हुआ, अब आपने उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं. सेकंड स्टेप इज दैट फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं टू सपोर्ट द मिशन, उस मिशन को अचीव करने के लिए, उसको मिशन को सपोर्ट करने के लिए. थर्ड, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए आप अपनी कोई पॉलिसीज, कोई स्ट्रेटेजीज, कोई स्टैंडर्डाइज वैल्यू सेट करेंगे. ठीक है. उन ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए आइडेंटिफाई द कोर वैल्यूज एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स. वो प्रिंसिपल्स, कोई स्ट्रेटेजीज दैट सपोर्ट द मिशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएंगे जो आपके मिशन और ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता हो. अब जब ये आपने एक कंप्लीट बना लिया, मिशन बना लिया, सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, यानी कि मिशन और विजन सेट कर लिए, फिर आपने प्रिंसिपल सेट कर लिए, अब आप एक फॉर्मल मैकेनिज्म डेवलप करेंगे
जिनको आप कम्युनिकेट करेंगे, एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करेंगे, एम्प्लॉयज को आप ये बताएंगे हमारा मिशन ये है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करके हम मिशन को अचीव कर सकते हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को के लिए हमने फॉलोइंग प्रिंसिपल्स यूज करने हैं। ठीक है, आपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट कर दिया। कम्युनिकेशन के बाद आप न्यू एम्प्लॉयज को भी हायर कर सकते हैं, जो कंपेटेबल हो सकते हैं फर्म उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक। और फिर आप सोशलाइज करेंगे न्यू एम्प्लॉयज को, जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए सब में। तो दिस इज द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलपमेंट। तो ये 6 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन मैनेजिंग कल्चर्स क्या हैं? लीडर की तवज्जो क्या है? क्राइसिस में लीडर का कैसा रिएक्शन है? लीडर बिहेव कैसे करता है? उसने रिवॉर्ड सिस्टम की एलोकेशन कैसे की है? फेयर एलोकेशन है, ऑनेस्टली की है कि नहीं? हाउ लीडर हायर एंड फायर इंडिविजुअल, हायर कैसे करेगा, फायर कैसे करेगा, इंडिविजुअल को रखेगा कैसे, एम्प्लॉयज को रखना कैसे है, हायर कैसे करना है, उसको निकालना कैसे है जॉब से। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कल्चर को मैनेज करने के लिए, जो कि लीडर के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को अगर आप स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, उसको मजबूत बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप 6 वेज फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, फाउंडर्स एंड लीडर्स आपके अच्छे हों, वो उनके पर्सनालिटी, उनका जो फ्यूचर ओरिएंटेड विजन होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल साबित हों। कल्चरली कंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स रखे जाएं। स्टेबल वर्कफोर्स होनी चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो स्टाफ है वो स्टेबल हो। कल्चरल नेटवर्क को मैनेज करना चाहिए, और सिलेक्शन या सोशलाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट करना चाहिए। तो दीज आर द 6 वेज, सॉरी 5 वेज to strengthen the organizational culture. Sorry, this 6 has been written here. It is 5. अब आप ये लेफ्ट साइड पर आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हाउ टू चेंज अ कल्चर, कल्चर को चेंज कैसे किया जा सकता है? मर्जर्स और एक्विजिशन की हेल्प से। अगर कल्चर सपोर्ट अगर आपने जो कल्चर सेट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, वो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, गोल्स अचीव नहीं किए जा पा रहे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में थोड़ा चेंज लाना पड़ता है, ताकि आप गोल्स तक एक्चुअली पहुंच सके। इट मीन्स आपने कोई ऑब्जेक्टिव में फॉल्ट कर दिया है, ऑब्जेक्टिव आपका किसी पॉइंट से लैग कर रहा है, जिसकी वजह से आप मिशन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसके लिए आप मर्जर्स और एक्विजिशन की टेक्निक यूज करते हैं टू चेंज कल्चर। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है सक्सेसफुली चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को? अगर आप कामयाबी के साथ चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? नंबर 1, कि आपको पहले ओल्ड कल्चर का पता होना चाहिए, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तभी तो आप उसमें चेंज लाएंगे कि इसमें क्या चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज क्या आएगा, कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। आप एम्प्लॉयज को सपोर्ट करें, टीम को सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करने के काबिल हों, काम करने के अहल हों, मोटिवेटेड हों, कि वो चेंजेस अगर आती हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। मोस्ट इफेक्टिव सब कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज इट एज अ मॉडल। सबसे ज्यादा इफेक्टिव आप सब कल्चर यूज करें, एम्प्लॉयज को हेल्प आउट करें, उनको सपोर्ट करें, एंड टीम्स डू देयर जॉब्स मोर इफेक्टिवली। विजन ऑफ अ न्यू कल्चर आप यूज कर सकते हैं, कि आप न्यू कल्चर का के लिए मिशन आपका सेट है, आप न्यू विजन या न्यू ऑब्जेक्टिव्स, न्यू पास, न्यू स्टेप्स सजेस्ट करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इस तरह से आप कल्चर में थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। रिकग्नाइज दैट सिग्निफिकेंट कल्चर, और आप ये रियलाइज करवाएं एम्प्लॉयज को कि अगर हम ये चेंज कल्चर में ला रहे हैं, तो ये मिशन को अचीव करने के लिए आसान हो सकता है, ये जरूरी है, ताकि एम्प्लॉयज उस चेंज को एक्सेप्ट करें और मोटिवेटेड हों, और वो परफॉर्म अच्छा कर सकें। अदरवाइज आपने फौरन से चेंज कर दिया, एम्प्लॉयज का टेम्पो खराब हो सकता है, और वो डिसहर्ट भी हो सकते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो सकता है। इसलिए आप पहले से अपनी जो वर्क फोर्स है उसको रेडी करें, कि ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज आ सकता है, आप मोटिवेटेड हो, आपको परफॉर्म अच्छा करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं, परफॉर्मेंस सबकी अच्छी होगी, रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे या फला फला बेनिफिट्स होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।